हीट ट्रांसफ़र, इसमें ठीक है, उसको ऑन करना, ट्यूब सामने। आइए समझते हैं इसको। टॉपिक जो है ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी है, बातें बहुत सारी होती हैं इसके अंदर, आराम से कर सकते हैं। पूरे चैप्टर में कुछ टाइम के बाद बिल्कुल ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के जैसा बन सकता है, पूरा का पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा थोड़ी देर के बाद ही। मतलब 10th क्लास का करंट अपने को आना चाहिए। जैसे वहाँ पे आर का फॉर्मूला होता था रो L/A होता था ना। अब यहाँ पे उसी तरीके से यहाँ पे बहुत तरीके से फार्मूला निकल के आएगा। अच्छा, वहाँ पे तुम सुनते होगे एक टर्म था रो, जिसको बोलते थे रेजिस्टिविटी, और एक टर्म होता था वहाँ पे सिग्मा, जिसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। 10th क्लास की बात। वहाँ पे कंडक्टिविटी होती थी करंट के आधार पे, यहाँ पे भी होगी, ये होगी हीट के आधार पे। वहाँ पे होता था करंट, यहाँ पे होगा थर्मल करंट। बिल्कुल वही सिचुएशन है जैसे अपन पार्क में जाएं और एक तरफ चेयर, कहीं लकड़ी का स्टूल बना हुआ होता है ना वो बेंच, और एक तरफ लोहे का होता है, तो मन कहता है गर्मी का समय है, बेहतर है लकड़ी वाले पे बैठो। टेम्परेचर उतना ही है, लेकिन तुम जब लोहे वाले पे बैठोगे तो तुरंत से लगती है गर्मी, मतलब हॉट तुरंत फील होगा, क्योंकि उसमें ट्रांसफ़र ऑफ हीट फास्ट होता है। किसमें? लोहे में, विथ रिस्पेक्ट टू वुड, लकड़ी। ये किसी ने पढ़ाया भी नहीं होगा, मतलब हमको किसने पढ़ाया? सबको थोड़ी ये सबकी जानकारी है। कोई भी बच्चा सोचेगा अरे यार लोहे वाले मत बैठना, ज़्यादा गर्म होगा, ऐसा बोलता है ना वो। तो क्योंकि इसको पढ़ने की भी आवश्यकता उसको नहीं थी, उसको फीलिंग आ जाती है कि हाँ लोहा है। अब ये टर्म भले ही वो नहीं जाने, कंडक्टिविटी और फालतू चीज़ें उसके लिए, लेकिन बात उसको समझ में आती है कि अगर लोहा है तो वो ज़्यादा गर्म होगा, ऐसा वो बोलता है। परंतु हम क्या बोलेंगे कि आयरन है तो उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू वुड। अब हीट ट्रांसफ़र है, हीट क्या एनर्जी है। अभी इससे पहले वाले चैप्टर में ही बात हो रही थी, हीट हमारे पास एनर्जी है, और अब की बार उसी एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। इससे पहले वाले चैप्टर में उस एनर्जी का मेजरमेंट पढ़ रहे थे, कितना हीट, तो ms डेल्टा टी, ms डेल्टा टी कितना हीट, तो ms डेल्टा टी। उसको निकालने के तरीके, जब वो हीट टेम्परेचर बढ़ाएगा तो ms डेल्टा टी, जब स्टेट चेंज करेगा तो ml। उसके भी दो पोर्शन देखे थे, एक हमने LF देखा था, एक LV देखा था। ये चीज़ हमको याद है। वही हीट कभी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही थी, वही हीट कभी पोटेंशियल के फॉर्म में। मतलब वहाँ कुल मिला के हीट का अमाउंट के बारे में बात हो रही थी। अभी हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है उसके बारे में बात होगी। तो बिल्कुल हीट का ट्रांसफ़र चलेगा। तो हीट एक तरीके से एनर्जी है, और इसके ट्रांसफ़र की बात करनी है अपने को। तो एनर्जी का ट्रांसफ़र करने के अभी हमारे पास बेसिक तरीके से कोई भी चीज़ है, जैसे मान लो ये हमारे पास पेन का ढक्कन है, इसके ट्रांसफ़र करने के तरीके हर टीचर बताते हैं एक ही मेथड से। अब कोई भी चीज़ हो उसका ट्रांसफ़र कैसे हो सकता है, जैसे मान लो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे लाइन में खड़े हैं, बहुत सारे बच्चे लाइन में खड़े हैं। अब बच्चे बनाने को तो अपन सुबह तक बना सकते हैं, लेकिन एक दो और बना के रख लेते हैं, एक और बना लो। तुम सोचोगे लड़की नहीं बनाया तो ले ले। अब ऐसे, अब ज़रा सोचना, इसके हाथ में कोई सामान है, इसके हाथ में कोई सामान है, और ये बॉल है मान लो, और ये जो तुम देख रहे हो ये बकेट है। कोई गेम खेल रहे थे लोग, दो चार टीम होगी ऐसी ऐसी, और गेम खेल रहे थे कि बॉल उठा के बकेट में डालना है। तो अब तरीका अपना अपना समझ में आता है। सबसे तो है कि भाई कौन लेजी आदमी होगा तो पहले हटा यार, कौन जाएगा, तू दल,
तो अगर सारे के सारे लेजी हुए तब भी तो काम बन सकता है। इसने उसको दिया, उसने उसको, अपनी ही जगह पे ये करके पास करते करते बिना अपनी जगह से हिले, 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 थोड़ा टाइम ही सही, लेकिन अल्टीमेटली इसको यहाँ पहुँचा तो देगा बिना अपनी जगह से हिले। माना ये प्रोसेस बड़ा स्लो होगा, लेकिन जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा, टारगेट अचीव हो जाएगा, स्लो होगा बट अचीव हो जाएगा। इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, फिर इसने इसको दिया और इसने इसको दिया, कितना लंबा चेन बनाया, और फिर फाइनली इसने उठा के इसमें टपका दिया, इसके पास था। वेरी स्लो प्रोसेस, लेकिन हमारे घर में रोज़ होता है ये, हमारे घर में रोज़ ये प्रोसेस होता है। जैसे हमारे घर में सपोज़ करिए आपका पास कोई ये पैन है या तवा है, इसको तुम नीचे से, इसको तुम यहाँ रखते हो, किसी चीज़ के ऊपर रोटी बनाने के लिए इसको रखते हो। मान लो जैसे ही तुमने रखा तो पहले तो तवा गर्म होगा, तो क्या रखते गर्म हो जाता है? क्या नहीं होता है। अच्छा, ये लकड़ी का ना हो के अगर ये आयरन का होता, सपोज़ करो तुमने उसके ऊपर वो रखता, कलछुल समझते हो तुम? नहीं समझते हो? बिग चम्मच इज कॉल्ड कलछुल। द बिग चम्मच हैविंग दिस काइंड ऑफ माउथ दैट यू कांट कीप इन योर माउथ इज कॉल्ड कलछुल। तो उसके शेप कुछ ऐसे होते हैं, और उसके शेप कुछ ऐसे होते हैं, और लंबा सा उसमें हैंडल होता है। मान लो ये हैंडल स्टील का होता, स्टील का ही, मोस्टली स्टील ही होता है, स्टील का होता है। जैसे आप लोग जैसे चांदी वांदी यूज़ करते होंगे तो अलग बात है, हमारे यहाँ तो स्टील का होता है। अब ये स्टील का होता है, यू हैव जस्ट कीप्ट इट ऑन फ्लेम, ऐसे छोंक लगाने के लिए यूज़ करते हैं कभी कभी। आपने उसके ऊपर इसमें रखा, तो रखते के साथ क्या होता होगा? रखते के साथ ये गर्म थोड़ी होता है, कुछ देर रखे रहोगे तो लगेगा कि हाँ गर्म हो गया, फिर तुमको लगता है कि गर्म हो गया, मतलब आफ्टर सम टाइम इट इज़ टेकिंग योर टाइम। एक्चुअली में इसके अंदर क्या फिजिक्स चलती है, अगर इसके हैंडल को जूम करूं, इसके हैंडल को अगर जूम करूं तो क्या हो रहा होगा उसको समझते हैं। ईमानदारी से देखो तो सबसे पहले जो गैस के सबसे नज़दीक था वो वाला गर्म होगा, वो वाला गर्म होगा, और इसके बाकी वाले पोर्शन, इसके बाकी वाले पोर्शन क्या होंगे, मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ, वो बिल्कुल उसके रिस्पेक्ट में कूल होंगे। बाकी वाले पोर्शन इसके रिस्पेक्ट में बिल्कुल कूल होंगे, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये मानते हो? नज़दीक वाला गर्म होगा, सबसे पहले ये फ्लेम के पास था, ये गर्म होगा, बाकी वाले कूल होंगे। समय बढ़ता गया, तो अब ये इसको देखो, ये रेड वाले की कहानी समझना। ये क्या करेगा, ये रेड वाला, इसके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, ये ज़ोर से वाइब्रेट करेगा। इसके अच्छा एक दो तो होंगे नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, तो इनका वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको थर्मल एनर्जी मिल रही है। अब एनर्जी मिलने से इसके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, बढ़ने से ये पास वाले को भी डिस्टर्ब करेगा। डिस्टर्ब करना मतलब एनर्जी देना, तो पास वाले को भी डिस्टर्ब करेगा, और अब पास वाले का भी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, पास वाले को भी एनर्जी मिलेगी, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ा, वो गर्म हो गया। सिमिलरली अब ये भी वाइब्रेट करना शुरू करेगा और ये अपने पास वाले को गर्म करेगा, एंड सो ऑन। एक समय आएगा जब ये वाला भी गर्म हो जाएगा। क्या यहाँ के जो मॉलिक्यूल गर्म हुए थे उन्होंने अपनी जगह छोड़ी है? नहीं। तो एक्चुअल मोशन यहाँ हो ही नहीं रहा, एक्चुअल मोशन नहीं हो रहा, मतलब एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल नहीं हो रहा, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। हाँ, ये गर्म हो रहे हैं, अपने ही एक्सिस पे कूद फान मचा रहे हैं, अपने ही एक्सिस में कूद फान मचाने से बगल वाले को डिस्टर्ब कर रहे हैं, बिल्कुल बेवकूफ़ पड़ोसी की तरह। बेवकूफ़ पड़ोसी यही तो करता है, हम अपने घर में कर रहे हैं, तुमको क्या जाता है, बोलते हैं ना, वो हल्ला करेगा, तुम पढ़ रहे हो, उसको जाके बोलो, अरे क्यों चिल्ला रहे हो यार इतना जोर से, दिमाग खराब है क्या तेरा? हाँ, सेंस नहीं तेरे पास, तो पता नहीं कि बाकी लोग पढ़ रहे हैं। फिर हो सकता है अगर तुमसे वो डर जाए तो उस समय तो कुछ नहीं बोलेगा, और जैसे तुम बाहर जाओगे फिर बगल वाले को बोले, बताओ यार साला, अपने रूम में भी कुछ नहीं कर सकते, हम तो अपने रूम में कर रहे हैं। सही बात है, कर तो अपने ही रूम में रहा है, लेकिन फिर उसने कंडक्शन नहीं पढ़ा। उसको पता चलना चाहिए कि अपने ही रूम में कूद फान मचाने से पड़ोसी डिस्टर्ब होते हैं भाई।
तो ये काम जो है, अच्छा ये काम इसमें बड़ा आराम से तुम समझ सकते हो कि एक्चुअल मोशन नहीं है, फिर भी ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी यहाँ पे हो रहा है, स्लो है बट इट इज़ हैपनिंग, ठीक है। नो एक्चुअल मोशन, दिस इज़ कॉल्ड कंडक्शन, ऑफ कोर्स स्लो। 4 बात लिख दो इसमें से जो तुमको काम का लग रहा है, जो तुमने सुना है ना उसको लिखना है। क्या लिखना है? शॉर्ट में मैं बताता हूँ। वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन के कारण इसके एम्पलीट्यूड बढ़ेंगे, एम्पलीट्यूड बढ़ने से पड़ोसी को डिस्टर्ब, अब पड़ोसी का भी एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, समझ रहे हैं? अब पड़ोसी का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, फिर वो तूफान मचाएगा, फिर बगल वाला परेशान, ऐसे करते करते पूरा कोटा परेशान करने की हिम्मत तुम रख सकते हो। स्लोली स्लोली फटाफट लिख दीजिए। नहीं लिखना है तो मन में रख लीजिए कि मेरे पास तो बहुत होल्डिंग कैपेसिटी है, मैं तो नहीं भूलूंगी। लिखते लिखते बताओ, आज सेल्फ स्टडी करते समय क्या सब किए? टाइम पास क्या किया? अभी 3 बजे जो आए थे, केमिस्ट्री किया। फिजिक्स ना बोल देना, कहीं चेक करूं तो ऐसा फिजिक्स बोलना ही मत, कभी फिजिक्स मत बोलना। मान लो कि ऐसा सब्जेक्ट बोलो कि जिस सब्जेक्ट को मैं बोलूँ कि अच्छा ठीक है, फिजिक्स कभी मत बोलना। केमिस्ट्री में क्या किया फिर आज? तुमने क्या किया दोस्त? तुम घर पे थे, अभी आए हो? 3 बजे आया कीजिए। 3 बजे आने के बाद से 1 आध घंटे यहाँ बैठ के पढ़ा कीजिए। बाकी लोग पढ़ते हैं तो आप लोग भी पढ़िए। एक दूसरे को देख के थोड़ा कंपटीशन की भावना जगनी चाहिए। नहीं जग रहा है तो अब जगाओ, कुछ प्रॉब्लम है आप में। और कोशिश करिए एकदम इफ़ेक्टिव, बिना पिन ड्रॉप साइलेंस वाले मोड में पढ़िए। उससे 2 फ़ायदे होंगे। क्या फ़ायदा होगा? क्यों पहले बुलाना चाहता हूँ? एक तो क्या है, गर्मी का समय है, मैं 4 बजे क्लास रखूँगा, तुम 4 बजे ही यहाँ पहुँचने की कोशिश करोगे, 4:10 में भी पहुँच सकते हो। और उसके बाद एकदम से यहाँ पे आओगे, 10-5 मिनट ऐसे ऐसे बाल करोगे, ऐसे ऐसे हाथ करोगे, 15 मिनट ऐसे ही खा जाओगे मेरा। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम 3 बजे आओ, ताकि मैं जब आऊँ तो तुम स्टेबल मिलो। स्टेडी स्टेट चाहता हूँ मैं, अभी आएगा आगे, लेकिन आप वेरिएबल स्टेट मोड में रहते हो, समझ रहे हो? इसलिए 3 बजे से मन को की पढ़ाई के लिए आप लेके आइए। कभी इनकेस नीचे अगर कुछ डिस्टर्बेंस होता है तो ऑफिस में बैठ जाओ, लेकिन 3 बजे आ जाओ, स्टाफ रहता ही है, आसानी होगी आपको, ठीक है? ऐसा होता है ना, जैसे तुम 4 बजे क्लास होती, तुम 4 बजे पहुंचते हो, 10 मिनट तो वार्म अप जो ऐसा भागम भाग चलता है उसको थोड़ा कूल डाउन होने में लगता है ना? फिर उसके बाद दिमाग काम करता है। 10 मिनट तक तो काम ही नहीं करता, सही है? मैं एक बार मूवी देखने गया तो उसने वो मूवी थी छिछोरे, तो आईआईटी से रिलेटेड मूवी थी भाई। तो भाई चलो, अब उसके बाद क्या हुआ कि एक अतिथि आ गए हमारे यहाँ। मेरे यहाँ कोई अतिथि समझदार ही आते हैं, लेकिन वो एक वाहियात अतिथि था, ज़बरदस्ती का जोड़ा हुआ वो पहुँचा। अब उसके साथ घर पे बैठने से अच्छा था कि कहीं बाहर चले जाओ। उसको लेके मूवी देखने के लिए गए, तो जनरली जाना होता है तो अपन ऑनलाइन बुक करते हैं। तो अब वहाँ पे जाके टिकट लिया, तो मैं तो छिछोरे समझ के ले रहा था टिकट, और उसको भी मैंने वही बोला होगा, उसने टिकट दे दिया। अब उसके बाद से जब जाके बैठ गए, थोड़ा लेट भी हो गया था, जब बैठ गए मैं देख रहा हूँ यार आयुष्मान खुराना जा ही नहीं रहा। पहले तो मुझे लगा कि ट्रेलर होगा, फिर जब वो बहुत देर तक गया ही नहीं, फिर मैंने सोचा यार क्या है, फिर बगल बगल में किससे पूछूं। अब उसके बाद फिर मैंने अपने मूवी में देखा, वो जो टिकट दिया था ना उस पर देखा 25-30 मिनट बाद, उस पर लिखा हुआ था गर्लफ्रेंड। मतलब ये मूवी थी ना गर्लफ्रेंड नाम था मूवी का, अरे नहीं, ड्रीम गर्ल वॉज द नेम, जिसमें वो लड़की बन जाता है, वो मूवी थी। अब आप समझिए, मतलब 15-20 मिनट तो दिमाग को उस सिचुएशन में एडेप्ट करने में लगता है कि चल क्या रहा है, पिक्चर समझ में नहीं आ रही, कुछ और हो रहा है। इसीलिए टाइम पे आओ, थोड़ा पहले आ जाओ, ताकि पता चले कि पिक्चर में क्या चल रहा है। ड्रीम गर्ल नाम था, सही बोले हो तुम लोग। अच्छा, ये दोनों एक ही टाइम आई थी मूवी,
ठीक है। अब समझो, एक तो ये तरीका था, बात आप लिख चुके हैं, एक्चुअल ट्रांसफ़र नहीं होगा पार्टिकल का। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पार्टिकल का? 0। लिख लो कि डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का यहाँ पे 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। अब सवाल ये है कि क्या मुझे इसके लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी? हाँ पड़ेगी ना। अब कलछुल तुम यहाँ पकड़े हो, तुमने लोहे की रॉड पकड़ी है, रॉड छोड़ दो। अब रॉड छोड़ दो, अब रॉड कितना भी गर्म हो जाए तुम छोड़ दोगे थोड़ी, तुमको गर्मी लगेगी। मतलब यहाँ पे मीडियम की रिक्वायरमेंट है। लिखो, मीडियम इज़ रिक्वायर्ड, मीडियम की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होनी चाहिए। सही बात है। ये होता है कंडक्शन। अब एक थ्योरेटिकल सवाल था जो मैंने आपको बता दिया। अब आप देखिए, एक होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन, इसी प्रोसेस को कन्वेक्शन कैसे बदल सकते हो मैं तुमको बताता हूँ। सारा खेल यहाँ पे चाय से समझ में आ जाता है। जैसे चाय जब आपके पास बन के आती है, तो जिस बर्तन में आपके पास बन के आती होगी, स्टील का बर्तन आता होगा, एकदम चाय गर्म है, स्टील के ग्लास में डाला, तुम तुरंत ऐसे कॉन्फिडेंस से पकड़ के ले आते होगे, गर्म होता है। वो कंडक्शन है क्या? सोचो, वो कंडक्शन ही तो है। चाय किस में गई है? स्टील के कप में और ग्लास में, और वो ग्लास का गर्म हो जाना, द प्रोसेस इज कंडक्शन। अब ज़रा सोचो, मान लो कोई कप है, इस तरीके से एक बढ़िया सी कप है हमारे पास, और इसमें चाय भरी है, एक गर्मी का समय है, बिल्कुल 46 चल रहा है। कितना चल रहा है टेम्परेचर? 42, 43 चल रहा है। तो 43 डिग्री सेल्सियस में गर्म चाय। अब आप देखो, इसके प्रोसेस को समझिए। चाय बनने के पहले का प्रोसेस बताता हूँ। जैसे जब तुम चाय बना रहे होते हो, चाय बनाना आता है क्या तुम लोग? ये क्या गोबर बकवास चाय बनाती थी। अभी ठीक है, थोड़ा सा इसका तरक्की है इसमें। क्या चाय बनाना किसको भाई, तुमको आता है चाय बनाना? है तो ना, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा आता है तो। अच्छा, किसी को अगर ऐसा लग रहा हो ना कि कुकिंग मैं तो मॉडर्न हूँ, बकवास साला, कुकिंग नहीं आ रहा, तुम गोबर हो। नहीं, मैं बता रहा हूँ, चाय इज़ नॉट दैट कंपल्सरी, बट आई एम टेलिंग यू, अगर कुकिंग आपको नहीं आती है तो आप अपने आप को स्मार्ट खान और मॉडर्न नहीं समझे, आप गधे हैं, है ना। मेरा ये सब काम थोड़ी है, मैं तो नौकर रख लूँगी, ये सब साले बहुत देख लिया मैंने लोगों को, खुद को भी। नाउ आई एम टेलिंग यू, कुकिंग आनी चाहिए और कुकिंग में इंटरेस्ट लेना सीखो। अब देखो, अब मुझे अगर कुकिंग में इंटरेस्ट नहीं आता है, सही में मुझे नहीं आता, मुझे दुनिया का सबसे घटिया काम लगता है कुकिंग, सबसे वाहियात, कोई इंटरेस्ट मुझे नहीं आता। और अकेले अगर रहना हो और कुकिंग करना हो तो इससे बड़ा पनिशमेंट कुछ नहीं होता। आपको लगता है क्या नहीं यार, तो तुम फिर ऑर्डर पे कंसंट्रेट करोगे। कुकिंग आनी चाहिए और कुकिंग में इंटरेस्ट आनी चाहिए। कब से आएगा? इस एज से आ सकता है। मैं अगर समझूँ वाह आज से इंटरेस्ट लेंगे कुकिंग में, ये बाबा को देख लूँ तो चार मोटिवेट हो जाऊँ, इंटरेस्ट वो आएगा नहीं। वो इंटरेस्ट तो ज़बरदस्ती का बना हुआ है। लेकिन तुमको अगर कुकिंग में इंटरेस्ट है, नहीं है तो धीरे धीरे करके जगाओ। अब बताओ कि तुम जो कुकिंग कर रहे हो ये बहुत अच्छा है, तुम खुद के लिए कर रहे हो। येस, यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर सेल्फ, तभी तुमको इंटरेस्ट आएगा और आना चाहिए। कोविड आया था तो सबको बताया था कि कुकिंग कितना इंपॉर्टेंट है। आप कितने दिन मैगी तैगी खा के काम चला सकते हो? नहीं चला सकते हो। तो कुकिंग आनी चाहिए। किसी को अगर नहीं आए तो मैं आपको बता रहा हूँ, स्टाइल मारने की जरूरत है, खासकर लड़कियों को। लड़कियाँ स्टाइल इस चीज़ को बहुत अच्छा मानती है। मुझे तो कुकिंग नहीं आता, आई डोंट नो हाउ। ये साला ऐसे को तो चपेट मारो, बकवास बात है। स्टाइल मारना नहीं है, वो बकवास है। आपको कुकिंग आनी चाहिए और बेहतर आनी चाहिए। मेरा ये काम नहीं है, मैं तो ऐसा करूँ। भाई तुमको घर परिवार चलाना है ना, शादी बच्चे होने हैं आपकी वैल्यू अगर कहीं बनानी, परिवार में जाओगे वैल्यू नहीं होगी तो कैसे समझोगे? वैल्यू बनानी है तो अच्छा खाना बनाने आना चाहिए, सबको आना चाहिए, मुझे भी आना चाहिए। मुझे थोड़ी बहुत चीज़ आती है बेसिक, तो मैं बता रहा हूँ कुकिंग का ध्यान रखना। चलो अब आज का टारगेट ये है, सबसे पहले अपन पानी गर्म करना सीखते हैं। पानी गर्म करना सीखते हैं। ये पानी होता है इसके अंदर, ब्लू पानी ऐसा वाला, और इस पानी को पहले बर्तन में रखा जाता है। अभी हमने कैलोरीमेट्री में भी पानी गर्म करना सीखा था। और इसी बात पे बताइए कि मेरे को वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है, बताना, बताओ, ये बताइए कि वाटर इक्विवेलेंट बताओ। कंटेनर को किसी टेम्परेचर में गर्म करने, हाँ सही पकड़े। पानी का भी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे।
सही है, धीरे धीरे आप सही जा रहे हैं, कल फिर बताना, कल फिर बताना। अब आओ समझो, अब जब तुम पानी गर्म कर ही रहे हो तो अब तुम मुझे ये बताओ कि जब तुमने कंटेनर के अंदर पानी डाल के इसके ऊपर रखा तो क्या होता है? पहले तो कुछ नहीं होता, पहले रखते हैं ठीक है, बाकी कुछ टाइम के बाद मामला बनता है, कुछ टाइम के बाद बबल्स बनते हैं, छोटे छोटे बबल्स। अब तुमको लगेगा बबल्स में हलचल हो रही है, ये बबल्स घूमते रहते हैं। अब तुम देखना क्या होता है, क्या होता है, इसको थोड़ा अलग पेन से दिखाता हूँ। इसके अंदर पानी है लेकिन मैंने थोड़ा अभी माहौल खाली किया और रेड पेन मिला तो अच्छा है, ठीक है। तुमने देखा होगा कि बबल्स नीचे से बनते हैं और ये बबल्स नीचे से बनते हैं ऊपर आके गायब, ऐसे ऐसे आते हैं ना बबल्स, ऊपर नीचे से बनते हैं ऊपर आके गायब। यानी कि नीचे बने मतलब नीचे का एयर क्या हुआ, गर्म हुआ, गर्म होके हल्का हुआ, हल्का होके अपनी जगह छोड़ के कहाँ आ गया, ऊपर, और फिर जो भारी होगा वो नीचे आएगा। तो देयर इज ए साइकिल, देयर इज ए साइकिल, और एक समय आएगा कि सारे गर्म हो जाएंगे। अब ज़रा सोचो, क्या सिर्फ कन्वेक्शन हो रहा होगा? नहीं, कंडक्शन भी हो रहा होगा, क्योंकि ये जब कंटेनर गर्म हुआ है, कंटेनर के आजू बाजू जो टच में होंगे वो भी गर्म होंगे, वो भी गर्म होंगे, उसके टच में जो होगा वो भी गर्म होगा। लेकिन हम यहाँ प्रायोरिटी के साथ स्टडी कर रहे हैं कन्वेक्शन को। तो कन्वेक्शन के केस में क्या होता है, तुमने देखा होगा शुरुआत में जो बबल्स बनते हैं, बुलबुला बनने की शुरुआत होती है। बॉयलिंग के समय तो सारे बुलबुले समझ नहीं आएगा, लेकिन एक जो स्टार्टिंग होती है, जो देख के लगता है कि हाँ पानी गर्म हो रहा है, वो जो कंडीशन है वो है कन्वेक्शन। अच्छा, कन्वेक्शन, अगर ये बच्चे आपस में कन्वेक्शन खेले तो कैसे खेलेंगे? बच्चे आपस में कन्वेक्शन खेलेंगे तो उसके लिए इसका लेजी होना ज़रूरी नहीं है, इसका ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव होना ज़रूरी है, ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव होना ज़रूरी है, फुल एक्टिव। बोले अरे तू सब छोड़, हम सीधा साले दौड़ के जाके ये सामान रखेगा, ये जाएगा, ये खुद दौड़ता हुआ जाएगा, ऐसे फेंकेगा नहीं, फेंक नहीं रहा, ये फेंक नहीं रहा, फेंकेगा तब तो फिर अलग बात हो गई। ये दौड़ के जाएगा, सामान रखेगा, फिर आएगा, फिर सामान रखेगा, फिर आएगा। इसके पास यहाँ पे बहुत सारे बॉल थे, इसको बॉल को इसमें पहुँचाना है, तो हर बार ये दौड़ दौड़ के जाएगा, आएगा, जाएगा, आएगा। दिस इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन। गर्म हुआ, भाग गए, फिर वापस आए, दूसरा एयर, फिर गर्म हुआ, फिर भाग गए, ये कन्वेक्शन है। मतलब कन्वेक्शन में एनर्जी जा के तुम देते हो, फिर आ जाते हो, फिर जाके देते हो। जाके देना मतलब एकदम चल चल के जाना, बिल्कुल तरीके से, तब जाके होता है कन्वेक्शन। समझते हो ना? तो क्या कन्वेक्शन कंडक्शन के रिस्पेक्ट में थोड़ा फास्ट होगा क्या? ये फेंकना नहीं है, अगर सीधा फेंक दूंगा तो रेडिएशन है, सीधा फेंक दूंगा तब तो रेडिएशन है। मतलब यहाँ पे जब चाय बनने का प्रोसेस चल रहा था, ये कन्वेक्शन है। अब जैसे ये चाय बन के तुम्हारे पास आ जाए और तुम जब ऐसी इसको अपने मुंह के पास ले जाते हो, तो पास ले जाते अंदाज़ा हो जाता है कि चाय गर्म है या ठंडी। अरे यार, एक्सपर्ट लोगों से पूछो, तुमको दूध पीते हो देखना, दूध पास में अंदाज़ा हो जाता है। वो अंदाज़ा क्या हुआ? टच तो तुमने किया नहीं, वो है रेडिएशन। अब यहाँ पे ही जाके अंदाज़ा हो जाए तो वो है रेडिएशन। रेडिएशन में तुम छूते नहीं हो उसको, तुम छूते नहीं हो, जहाँ एनर्जी भेजनी है डायरेक्ट भेज देंगे। रेडिएशन में क्या होता, रेडिएशन में ये आदमी यहाँ से थ्रो कर सकता था, डायरेक्ट अगर थ्रो करता तो रेडिएशन होगा, और अगर जाके दे के आता तो कन्वेक्शन होता। अब अपनी जगह से हिलता नहीं, पड़ोसी को देता तो कंडक्शन होता। अब तुमको अंदाज़ा लग गया होगा, सबसे फास्ट कौन? रेडिएशन। 3 दिन उसको पढ़ेंगे, सबसे फास्ट है, 3 दिन पढ़ेंगे, बड़ा पका देता है, फॉर्मूले आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद किसका नंबर है? कन्वेक्शन का। तो चलो 1-2 दिन उसको पढ़ लेंगे। उसके बाद किसका नंबर है? कंडक्शन। बड़ा स्लो है लेकिन इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं, इसके अंदर चीज़ें आ जाती हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो 4-5 दिन इसको पढ़ें। तो इस सेक्शन में इसको डिवाइड किया है। तो सबसे पहली बात होगी इसमें कंडक्शन की। कन्वेक्शन में एक्चुअल मोशन होता है क्या? हाँ होता है, क्योंकि मेरे पास एनर्जी है तो मैं जाके दे के आऊँगा, साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है। आगे पढ़ाऊँगा जब कन्वेक्शन शुरू होगा तो, कि भाई कन्वेक्शन जब होता है तो ग्रेविटी का भी रोल चलता है, अभी वो तो बात की बात है। रेडिएशन सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इज कॉल्ड रेडिएशन।
ठीक है, चलिए, तो ये एक छोटी मोटी बात थी। देखो, एक चाय का कप तुमको पूरी बातें सिखा सकता है। जैसे चाय का कप, चाय बनाने से पहले सबसे पहले तुमने बर्तन को गर्म किया, बर्तन गर्म होने से फिर कहानी शुरू हुई। तो बर्तन का गर्म होना, कंडक्शन। चाय के बर्तन में रखने से, चाय गर्म चाय का बर्तन में रखने से बर्तन का बेस गर्म हो जाना, उसकी दीवारों का गर्म हो जाना, कंडक्शन। अच्छा, चाय तुम्हारे हाथ में आए और दूर से ही तुमने कह लिया बाप रे गर्म लग रही है, बिना पिए बोलते हो ना कि चाय गर्म लग रही है, अंदाजा, रेडिएशन। चाय के लिए जब तुम पानी गर्म कर रहे थे, दूध में भी होता है, दूध में दिखता नहीं है ना, दूध में बुलबुला दिखता है तुमको, ब्लुक ब्लुक, दूध में बुलबुला नहीं दिखता। जिस दिन दिखे समझना दूध फट गया, समझ रहे हो? तो पानी में जब वो दिख रहा होता है, गर्म पानी का ऊपर आना, ठंडे का नीचे जाना, इस कॉल कन्वेक्शन। नेचर में कन्वेक्शन खूब पाया जाता है। तुम पानी वाले एरिया से जाओ, है ना, पानी वाले एरिया से, मतलब जैसे अपना है ना समुद्र का कोई एरिया हो, या फिर KSD वाला एरिया जो हो अपना, किशोर सागर तालाब, KST, तो पानी वाले एरिया से जाने के बाद ठंडा ठंडा लगता ठीक ठाक जगह पे आ गए। ये सब कन्वेक्शन का कमाल है, इसके ऊपर बात होगी। टाइड्स के फॉर्मेशन सुना है तुमने? तुमने ऐसा सुना है कि जो मछली जो पकड़ते हैं समुद्र में, अब अपने कोटा में थोड़ी समुद्र है, लेकिन जो मछली पकड़ते हैं समुद्र में, उधर आप साउथ वगैरह में जाएं तो मछली पकड़ने के लिए वो रात में जाते हैं। हाँ, तो ऐसे थोड़ी चोरी करने जाते हैं, रात को इसलिए जाते हैं कि रात को हवा के कारण वो डीप समुद्र में जा पाते हैं नाव पे, एयर सपोर्ट देम, तो डीप समुद्र जा पाते हैं। फिर सुबह होती है, फिर हवा उनको प्यार से लेके वापस आ जाती है। ये नेचर है, अब उनको इसकी प्रैक्टिस है, तो ये काम होता है। ये भी पढ़ाऊंगा जब आगे बात होगी। तो इसलिए मछली के लिए रात को जाते हैं। कभी कभी तुमने सुना होगा परदेश भी चले जाते हैं, नहीं सुनते हो? मछुआरे को पकड़ लिया उसने, श्रीलंका ने पकड़ लिया मछुआरे को, सुना नहीं है? ठीक है, न्यूज़ देखिएगा। तो ये कहानी इसकी हुई है कंडक्शन की। तो तुम अभी तक जितनी बात हुई है, यहाँ से थ्योरेटिकल सवाल पूछे जा सकते हैं, स्टेटमेंट वाले सवाल पूछे जा सकते हैं। लिखने के लिए और फार्मूला के लिए अभी तक कुछ भी नहीं आया है। चलो, अब कुछ सिचुएशन है हमारे पास जिसको समझने की ज़रूरत है, जैसे वेरिएबल स्टेट वगैरह की बात है। वेरिएबल स्टेट ये तुमको समझाता हूँ। सपोज करिए एक रॉड है मेरे पास, एक रॉड है, और इस रॉड का हमने एक छोटा सा सेक्शन यहाँ पे ले लिया, और इस रॉड के दोनों एंड पे अलग अलग टेम्परेचर रखे। मान लो यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे मैंने 20 डिग्री सेल्सियस। हेडिंग डालना है वेरिएबल स्टेट। वेरिएबल स्टेट, रॉड लिया, रॉड के दो एंड लिए, दोनों एंड के अलग अलग टेम्परेचर डाले, एक तरफ 100 डिग्री सेल्सियस और एक तरफ 20 डिग्री सेल्सियस। ऑफ कोर्स हॉट एंड से कोल्ड एंड के तरफ ट्रांसफ़र होना चाहिए एनर्जी का, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इस बात को समझना, ये जो सेक्शन हमने लिया है, इस सेक्शन को यहाँ काट के बाहर निकालो, इस सेक्शन को यहाँ काट के बाहर निकालो। इसमें कुछ अमाउंट ऑफ हीट गया होगा, मान लो इसमें से Q1 अमाउंट ऑफ हीट गया, तो चलो इसको हमने दिखाया कि इसने Q1 अमाउंट ऑफ हीट लिया है। अच्छा, कुछ हीट तो इसने एब्जॉर्ब किया होगा, तो मान लो कि इसने जो एब्जॉर्ब कर लिया Q2 और कुछ आगे ट्रांसफ़र किया होगा Q3, और क्या यहाँ पे सराउंडिंग में कुछ Q4 लॉस भी कर दिया होगा क्या? सोच के देखो, सोच के देखो, या फिर ऐसा सोच लो, ऐसा लिख लिया क्या इसको? तो ऐसा ही चलाओ, ठीक है भाई। Q1 हीट हमने दिया था, उसमें से Q2 ऑब्जॉर्व कर लिया, Q3 आगे ट्रांसमिट किया, Q4 सराउंडिंग में किया है। नाम लिख लीजिएगा, Q2 को लिखिए एब्जॉर्ब, Q2 को एब्जॉर्ब, Q3 को लिखिए ट्रांसमिट। ट्रांसमिट करना मतलब आगे जाने दीजिए, रोकना नहीं है, रोकना नहीं है, ठीक है। और Q4 को सराउंडिंग में रिलीज़ किया, Q4 को सराउंडिंग में रिलीज़ किया। सही है, इतनी बात
तो जो हीट इसके पास भेजे हो उसका नाम क्या था, Q1। और इस Q1 के कितने काम हुए, 3 काम हुए। कैसे, Q2 एब्जॉर्ब हुआ, Q3 ट्रांसमिट हुआ और Q4 सराउंडिंग में रिलीज हुआ। अब इसी बात को समझना, नहीं समझ में आया तो कल भी बात करेंगे इसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतनी ही बात को अगर तुम सोचो कि जो ये Q1 तुमने यहाँ पे भेजा है ये किसके बराबर होना चाहिए, Q2, Q3 और इस Q4 के बराबर होना चाहिए। आया कितना था, Q1, और सब जोड़ोगे तो Q1 के बराबर होना चाहिए। अच्छा, इसमें से ये जो Q2 है, ईमानदारी से देखो तो इसकी स्टडी तुम अभी करके आए हो कैलोरीमेट्री में। ये Q2 टेम्परेचर बढ़ाएगा। सोचो, अरे एब्जॉर्ब करूँगा तभी टेम्परेचर बढ़ेगा ना, और अगर जाने दूंगा तो कैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। कुछ आया, तुमने एब्जॉर्ब किया, तभी तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ेगा। बिल्कुल शादी में, अब तो यहाँ पर पता नहीं, लेकिन गांव में जो भोज होता है हमारे यहाँ, भोज जानते हो, लोगों को बुलाते हैं प्यार से, इज्जत से। यहाँ पे ऐसे नहीं कि जैसे अभी शहर में कैसे करते हैं, थाली वाली को ले कैसे करके, तो उसके पास उसको नमस्ते थोड़ी करते होंगे। मैं गया ही नहीं किसी की शादी में। अभी मैं जब 9th क्लास में था तभी शादी में गया, तो उसके बाद मैं किसी की शादी में नहीं गया। तो मेरे को उतना, मैंने कभी अपने जीवन में, हाँ हॉस्टल में था तो खाना ऐसे करके लिया था, उसके बाद कभी मैंने ऐसे करके खाना नहीं लिया। बचपन में लेना, वो तो स्कूल लाइफ है, खाना खा रहे हैं हम। लेकिन शादी में, किसी के शादी में, अगर तुम लोगों की शादी हुआ उसमें मैं अगर जाऊँ तो तुम मेरे से अगर उम्मीद करो कि मैं जा कैसे करके इसमें कचौड़ी और पनीर और ऐसे, नहीं, कभी नहीं खा सकता। ये कल्चर ठीक नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है, शादी होती है, अभी तो लोग अपने आप को मॉडर्न कहने के नाम पे शायद नहीं कर रहे, तो वहाँ पे बुलाते हैं, सबको बैठाते हैं तरीके से, और खुद जाके चप्पल खोलते हैं, ऐसे नहीं सूज टांग कैसे करके चप्पल खोलते हैं तरीके से, और एक एक चीज़ निकाल के उसको पूछ के देते हैं, पूरी चाहिए, बोला हाँ बना। अब सपोज़ करो वही सिस्टम है। अब गाँव में जो पहले भोज होता था तो उसमें कंडीशन होती थी हमारे यहाँ, मिठाई समझते हैं ना आप, गुलाब जामुन और एक होता है रसगुल्ला। तो हमारे यहाँ रसगुल्ले का सिस्टम जो होता है वो खाने के अंत में, जो खाने के बाद कुछ मीठा हो जाता है, तो ये ऐसे नहीं कि 1 पीस और 2 पीस वाला सिस्टम नहीं है। 1 पीस 2 पीस वाला सिस्टम नहीं होता है ना 1 पीस कोई खाना चाहता है और ना कोई खिलाना चाहता है। भोज का मतलब है कि भरपूर खाना दीजिए। तो उसके बाद से रसगुल्ले को ऐसे नहीं कि एक उठाया जाता है, जितना तुमसे उठे उतना उठा के सामने वाले को रखो, और सामने वाला प्राणी उसको ऐसे प्रेस करेगा ताकि उसके सारे रस गिर जाएं, उसके होते हैं ना, रस बोलते हैं उसको, सब उसका गिर जाए। अब वो स्पंज बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, आप उसको दबाओगे और छोड़ोगे तो वापस अपने शेप में आ जाएगा। दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ स्पंज। और उसके बाद लोग खाते हैं। तो गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोगों का नाम होता है गांव में, जैसे मेरे गांव में भी हैं जिनका नाम चलता है खाने में। अब तुमको विश्वास नहीं होगा, लेकिन आई एम टेलिंग यू रियलिटी, वो आदमी 100 पीस खा सकते हैं, 100 पीस ऑफ रसगुल्ला बहुत ईजिली और खुश मन से। वो भी कब, जब खाना पूरा हो चुका होगा उनका। खाली पेट तो हमने कभी कंपटीशन रखा नहीं, खाली पेट तो रखते ही नहीं है ना। जब पेट भरा मतलब तुमने पूरी और बाकी चीज़ें ऐसी करके खाली, बिल्कुल अब एंड है, तब आएगा रसगुल्ला। और इन दैट केस ही इज़ कैपेबल ऑफ हैविंग नियर अबाउट 100+। तो ये टैलेंट है। तो अच्छा, अब ज़रा समझो, पहले तो एब्जॉर्ब करे जा रहे हैं। अगर वो आदमी जो पूरा एब्जॉर्ब करने वाला है, अब लाइन ऐसी लगी है, मैं रसगुल्ला लेके जा रहा हूँ, मैं रसगुल्ला लेके गया और सामने वही प्राणी है पहला नंबर पे, और मेरे को ऑर्डर है कि भाई ये पूरा संतुष्ट होगा तभी आगे जाना है। तो पहले तो पूरा एब्जॉर्ब करेगा। तो सोच, जब तक वो एब्जॉर्ब कर रहा होगा तब तक बाकी बस देख रहे होंगे। अब वो सिचुएशन तुम एज्यूम करो, तो पहले जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो क्या वो ट्रांसमिट करेगा? नहीं। जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो पहले पूरा का पूरा एब्जॉर्ब करेगा। जब उसको लगेगा कि हाँ भाई ठीक है, तो वो ठीक, फिर वो आगे की तरफ ट्रांसमिट करेगा। अब प्रोसेस बड़ा सिंपल है। तो टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब खुद का जो चेंज होना है उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? ट्रांसमिट करना, एब्जॉर्ब करना या फिर रेडिएट करना? खुद का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एब्जॉर्ब करना। तो तुम जो कैलोरीमेट्री में पढ़ रहे थे, एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे थे ना, Q = MS ΔT, तो कौन हीट रहा होगा? वो एब्जॉर्ब्ड हीट रहा होगा, जो उसने एब्जॉर्ब किया था, तभी तो उसका टेम्परेचर बढ़ा था। तो लिख लेना, टेम्परेचर चेंज डैश एब्जॉर्ब्ड हीट। जो हीट एब्जॉर्ब करा जाता है वही हीट टेम्परेचर को चेंज करने का काम आता है, ट्रांसमिट वगैरह का नहीं।
मतलब एब्जॉर्ब्ड हीट इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज टेम्परेचर, इफ यू वांट टू राइट इन इंग्लिश, ओनली एब्जॉर्ब्ड हीट। सही है बात। अब अगली बात तुमको बताता हूँ। तो सपोज ये टेम्परेचर बढ़ाने की बात है। अच्छा, मैं चाहता हूँ सराउंडिंग में कोई हीट ना जाए, कुछ कुछ खाना वेस्ट भी तो हो जाता है, मैं चाहता हूँ वेस्टेज ना हो, वेस्टेज ना हो। तो वेस्टेज ना हो उसके लिए इस रॉड पे एक हम कोटिंग करने जा रहे हैं, ताकि रॉड का जो आउटर सरफेस है वो एडियाबैटिक जैसा बिहेव करे। कर सकते हैं। रॉड एडियाबैटिक नहीं है, रॉड के सरफेस पे एडियाबैटिक कोटिंग करी, उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे फ़ायदा होगा Q4 ख़त्म हो गया, उससे फ़ायदा होगा Q4 ख़त्म हो गया। तो अब हीट जो तुम दिए थे उसके सिर्फ दो काम बचे, टेम्परेचर बढ़ाने का और दूसरा ट्रांसमिट करने का। Q3 तो ट्रांसमिट का था, ट्रांसमिट मतलब आगे वाले को भी मौका मिलेगा। अब जरा सोचना, क्या जो आदमी हमारे गांव में वो हैं, उनका नाम तो जैसे, अब अगर वो आदमी बैठा हुआ है शुरू में, क्या वो जीवन भर खाता रहेगा? अरे कभी तो फटेगा उसका। तो भाई अब एक लिमिट तो आएगी, भाई एक लिमिट तो आएगी। अब तुमको एक बड़ा लॉजिकल बात बताता हूँ। मान लो ऐसे ऐसे भरपूर खाने वाले 4 से 5 लोग उस लाइन में हैं, हो सकते हैं। क्या उस लाइन में सारे लोग होंगे जो तो नहीं खाएंगे? अलग अलग खा सकते हैं कि नहीं? अच्छा, अब जरा सोच, 5 लोग हैं, सब अलग अलग खाया। अरे एक समय तो आएगा जब पांचों का पेट भर जाए, तुमने ठान लिया कि साले जितना खाओगे खिलाएंगे आज। बात ईगो पे आ गई। मान लो कह दे कि तेरे पास है ही नहीं तो क्यों बुलाया, ये भी होता है। तुमने अगर बुलाया किसी को खाने के लिए और सामने वाले के अगर पेट नहीं बढ़ा तो कहते हैं औकात था नहीं और बुला लिया। खा पी के और जब साइड में वो जाएंगे ना तो करते हैं। गांव के भोज का नियम है, तुम जब खिलाते हो और खिलाने में जब तुम 700-800 आदमी आते हैं गांव में खाने, तो जब 700-800 आदमी खाने के लिए आते हैं तो उसमें से 70 से 80 लोग नाखुश रहेंगे, और उनका होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो चारों तरफ घूम, तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं, तुम कितना भी खिला लो, तुमको सेटिस्फाई नहीं कर, तुम कितना भी खिला लो, बड़ी मेहनत से तुम पैर पकड़ लो उनका, खाने के बाद उनको पैर भी दबा दो, फिर भी वहाँ से निकले, अरे यार पैर दबाया उसमें उतना दम नहीं था। तुम कुछ भी, वो यू कांट सेटिस्फाई देम, यू कांट। तो कुछ चीज़ें मान के चलनी पड़ती है। मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूँ, क्या मैं सबको सेटिस्फाई कर सकता? नहीं। मैं कुछ भी कर लूँ, नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे छोड़ने जाऊँ, वहाँ से फिर तुमको लेके आऊँ, तुम्हारे लिए रास्ते को ऐसे करके साफ़ कर दूँ कि साला इनको कोई दिक्कत ना हो, मच्छर मंडरा है तो मच्छर मार दूँ, क्वेश्चन करो तुम्हारा दिमाग ना खर्चा हो इसलिए हाँ करके मैं मिटा के खुद से लिख दूँ, फिर भी सबके साथ मैं सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। उसको कुछ ना कुछ नुस्ख निकालेगा, अरे यार ठीक से मिटाने नहीं आ रहा है, कुछ तो है, कुछ तो है, जबकि मिटाना मेरा काम भी नहीं था, मिटाना मेरा काम भी नहीं था, फिर भी अगर मैं करूं तो तुम उसमें नुस्ख निकालो। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ एंड पीपल मस्ट एक्सेप्ट इट। तो मैं एक्सेप्ट करके चलता हूँ कि सब लोग होंगे, आई कांट सेटिस्फाई एवरीवन, अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। खैर ये तो हो गई अध्यात्म की बात आ गई। अब जरा तुम सोचो लॉजिकली, Q4 मैंने बंद कर दिया, मतलब वेस्टेज ख़त्म, वेस्टेज ख़त्म। अब मेरे पास मात्र 2 काम है, Q2 और Q3। अब वही बात है, एक समय तो आएगा कि उसका पेट बढ़ेगा, तो क्या बंद हो जाएगा? Q2। यार कभी तो पेट भरेगा उसका, Q2 बंद। अब क्या बचेगा? Q3। Q3 मतलब जो दिया वो गया। अब मान लो जिसका पेट भरा हुआ है आदमी, चाहे कितना भी खा लिया हो, बीच में बैठा हुआ बढ़ाएगा ना, आगे आएगा ना सिचुएशन, ये कभी तो आएगा यार। ये सिचुएशन आता है, इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। चाहे उस आदमी के पास से तुम 20 बार चले जाओ, पेट अगर उसका भरा हुआ है, क्या फ़र्क पड़ता है कौन सा आइटम लेके जा रहे हो, तो पेट में जब जगह ही नहीं है तो वो है स्टेडी स्टेट। अब मैं तुमसे सवाल पूछने जा रहा हूँ, अब फोटो से पूछूंगा। सपोज करो ऐसी स्थिति, और गांव के 2-4 आदमी का फ़ोटो बना रहे, ये विवेका चा, उपिंदर चा, ये है नवीन सर, ऐसे दीज आर द फ्यू पीपल्स जो हमारे गांव में हिट है खाने के मामले में। और तुमको बताऊं, दही जो खाते हैं, दही जानते हो, हमारे यहाँ दही बहुत खाते हैं, हमारे यहाँ दही का बड़ा क्रेज है और अच्छी दही खाते हैं। अगर हमारे यहाँ तुमने अगर भोज करा और दही अगर आई है, और उस दही को अगर लोग अगर हाथ से खाते हैं, चम्मच वाला सिस्टम नहीं है, हाथ से खाते हैं, अगर हाथ से जब उन्होंने दही खाई और दही तुमसे हाथ से उनका उठा नहीं, मतलब दही बेकार है। दही हाथ से उठनी चाहिए, देयर इज़ ए गैप इन फिंगर्स ऑल्सो, बिटवीन फिंगर्स। अब वो दही हाथ से उठनी चाहिए,
उसको दही माना जाता है। समझ रहे हो? तो वो जो दही है, वो दही एक आदमी, कुछ आदमी, मैं भी उसी गांव का हूँ लेकिन आई कांट इट ऑफ दैट लेवल, लेकिन कुछ आदमी एक एक कंटेनर दही खाने की कैपेसिटी रखते थे जब हम बच्चे हुआ करते थे, मतलब 20 kg। अब तुमको लग रहा होगा कि अजीब बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? जब 100 रसगुल्ले कह सकता हूँ तो तुमको भी लग रहा होगा कि क्या बात कर रहे हैं, 100 थोड़ी खा सकता है कोई। 100 मैंने कम बोले, और वो आदमी सही में, देयर आर फ्यू पीपल, नाम चलता है उनका, 4 5 6 10 गांव में एक आदमी कोई ऐसा होगा जिनको सेटिस्फाई करना टारगेट रहता है कि इफ़ ही इज सेटिस्फाइड देन भोज इज परफेक्ट। अब जरा देखो, यहाँ पे इतने लोग हैं, सब ने ऑब्जर्व किया होगा, मान लो कि इसका 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 और इसका, और स्टेडी स्टेट आ चुका है, तो क्या सबका टेम्परेचर सेम होगा? स्टेडी स्टेट में सोच, यही सवाल था, इसीलिए गांव का भोज भी किए नहीं यार, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है। विवेकाचा, उपेंद्र चा, नवीन सर, ये वो सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है कि कोई 50 खाया, कोई 60 खा के बैठा है, कोई 70 खा के बैठा है, कोई 20 खा के बैठा है, कोई 150 खा के बैठा है, कोई लिकट गया। तो समझ, मतलब कि इनका टेम्परेचर देखो, शुरुआत अगर मान लो इसी रॉड की बात करते हैं तो ये यहाँ पे मान लो 100 डिग्री सेल्सियस था, ये यहाँ पे मान लो 20 डिग्री सेल्सियस है, तो किसी का 50, किसी का 40, किसी का 30, किसी का कुछ, किसी का कुछ। तो एक बड़ी अच्छी बात आती है यहाँ से स्टेडी स्टेट का डेफिनेशन में, कि स्टेडी स्टेट में जितनी हीट आती है वो आगे तो जाती है, सेम टू सेम हीट, लेकिन अलग अलग क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है। बात तुमको समझ में आई? तो मेरे गांव को याद करना, तब ये बात समझ में आएगी। तो क्यों ना मैं पहले सेंटेंस लिखा दूँ अंग्रेजी में, पहले तो वेरिएबल स्टेट समझा दूँ। वेरिएबल स्टेट का ये फ़ोटो बना लो। क्या लिखोगे वेरिएबल स्टेट में? ये फ़ोटो बना लो। पहले तो ये फ़ोटो बनाओ, अभी उधर वाला मत बनाना, वो स्टेडी हो जाएगा। अभी वेरिएबल बना दो जो यहाँ बना हुआ है, वेरिएबल स्टेट बना लिया। अब बनाओ ये वाला फ़ोटो, फिर बात करूँगा। ये वाला फ़ोटो बनाओ, टेम्परेचर थोड़ा एक ऑर्डर में लिख देते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा, वहाँ तक पहुँच जाएंगे। मान लीजिए इसका 90, 80, 70, 60, 50, 20 तो है। वो स्टेडी स्टेट है। अब एक पॉइंट लिखो, स्टार लगा के लिखो, इन स्टेडी स्टेट, एनसीईआरटी की लाइन है, सवाल पूछे जाते हैं डायरेक्ट। लिखो, इन स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट जंक्शन, टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट जंक्शन आर डिफरेंट। इन स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट जंक्शन आर डिफरेंट। बात सही है, मान रहे हो? देखो, अलग अलग पॉइंट्स लिए अलग अलग डिफरेंट टेम्परेचर। अगला पॉइंट लिखो, it decreases in the direction of heat flow. It decreases in the direction of heat flow. Of course ये हाई टेम्परेचर है, ये लो टेम्परेचर है, तो हीट का फ्लो ऐसे ही होगा। अब देखो, जो मैंने दूसरी बात बोली क्या वो सही है? It decreases in the direction of heat flow. समझ रहे हो क्या? अच्छा, तीसरी बात लिखो स्टार लगा के, बट इट डज नॉट चेंज, बट इट डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बट इट डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मैं तुमको समझाता हूँ। मैंने इसमें 3 बातें बोली है, 3 बातें बोली है। पहली बात बताओ, लड़की बताओ, पहली बात क्या बोली मैंने? जोर से बोलना, मैं सुनूँ यार। हाँ, स्टेडी स्टेट में हर एक जंक्शन का टेम्परेचर अलग अलग, हर एक जंक्शन का टेम्परेचर विल बी डिफरेंट, है डिफरेंट। अगला क्या बोला? अगला बोला कि हीट डायरेक्शन में हीट लॉस होगा। हाँ,
अगला बोला कि इसमें जब मैं हाई से लो जाऊंगा तो हीट का लॉस होगा। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जोर से बोला कर, इतना धीरे मत बोला कर। मेरे आवाज़ तुम्हारे तक जाती है ना, तो तुम्हारी भी तो आनी चाहिए, पूरी नहीं तो 10% तो आए। अब ज़रा सोचना, अब मैंने लास्ट का कौन सा सेंटेंस बोला? चेंज नहीं होगा कि भाई साहब अगर यहाँ का जो आदमी है इसने जितना खा लिया सो खा लिया, अब जो है जब तक वो वहाँ पे है अब नहीं खाएगा, जितना खा लिया उसने खा लिया। समझ रहे हो? टाइम के साथ वो चेंज ही नहीं होगा। इसने जितने ऑब्जॉर्व कर लिए उतने ही ऑब्जॉर्व करके रखेगा, इसने जितने ऑब्जॉर्व कर लिया उतना, इसने जितना ऑब्जॉर्व किया, एंड सो ऑन। यानी कि स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कि जिस क्रॉस सेक्शन ने जितना एब्जॉर्ब कर लिया उतने ही ऑब्जर्व करके रखेगा टिल द एंड। टाइम बढ़ने से वो ज़्यादा, टाइम बढ़ने का मतलब फिर से अगर उसको मौका मिले तो ज़्यादा नहीं खा रहा, उसी दिन की बात चल रही, उसी समय की बात चल रही। मानते हो क्या? ये स्टेडी स्टेट का डेफिनेशन है। तो स्टेडी स्टेट जो आता है ना अपने को, ऐसे हमारे पूरे सिलेबस में स्टेडी स्टेट ही पढ़ना होता है। तुम देखते हो लिखा हुआ रहता है इन केस ऑफ स्टेडी स्टेट। इसका मतलब ये है कि जो है वही है, जितना एब्जॉर्ब किया उतना ही रहेगा। और अच्छा, और पढ़े लिखे लोग क्या बोलते हैं कि जितनी एनर्जी दोगे उससे उतनी ही गुजर गई। पूरे सब लोगों ने रसगुल्ले खा लिए, अब मैं रसगुल्ला हाथ में लेके जाऊंगा, जितना लेके आया था उतना ही लेके पूरा क्रॉस कर जाऊंगा, कोई नहीं लेगा, बिकॉज इट इज स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट से पहले वाला स्टेट कौन सा होता है? वेरिएबल स्टेट। उसमें जो मेरी एनर्जी है वो कोई लेगा, कोई नहीं लेगा, कोई लेगा, कोई नहीं लेगा, उसको बोलते हैं वेरिएबल स्टेट। जब हर क्रॉस सेक्शन अलग अलग लेने लगे, एब्जॉर्ब करे, कुछ सराउंडिंग में लीक हो जाए, वो वेरिएबल स्टेट है। तो ये फोटो वेरिएबल स्टेट का, ये फोटो स्टेडी स्टेट का। तो कोई पूछे स्टेडी स्टेट का सही फोटो बताओ, तो तुम कहोगे देखो ये मैं क्यू लेके गया था और ये क्यू मेरा निकल जाएगा बाहर। अगर मैं Q1 लेके गया था तो ये मेरा Q1 बाहर निकल जाएगा। इसने ना तो एब्जॉर्ब किया ना ही इसने हीट को वेस्ट किया। तो मतलब क्या हो गया, एक तो इसने Q4 जो वेस्टेज हो रहा था वो जीरो कर दिया, और दूसरा जो Q2 एब्जॉर्ब कर रहा था वो Q2 तुमने जीरो कर दिया। ये स्टेट कहलाता है स्टेडी स्टेट। तो ये आज का टारगेट है कि आपको वेरिएबल और स्टेडी का डिफरेंस समझ में आ जाए। सही है? चलिए इसको नोट कर लिया। चलो अब कुछ कहानी है इसमें, जैसे हमारे पास थर्मल हीट और बहुत सारी बातें। एक चीज़ समझाता हूँ, इस पूरे चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ खूब सारा रिलेशन होता है। पूरे चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ खूब सारा रिलेशन होता है। तो यहाँ पे बात होगी रॉड की, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में बात होती है रेजिस्टेंस की। ठीक है, लिखो हमारा टारगेट है रॉड हटाओ रेजिस्टेंस लगाओ, रॉड हटाओ रेजिस्टेंस लगाओ, रॉड हटाओ रेजिस्टेंस लगाओ। ये हमारा टारगेट है। देखो कैसे, इस चैप्टर में एक रॉड होगा और इस रॉड का टेम्परेचर होगा, यहाँ रहेगा T1, यहाँ रहेगा T2, रॉड की लंबाई होगी L। ये इस चैप्टर की कहानी होगी। तो एक तरफ तो लिखना हीट ट्रांसफ़र और बगल में लिखना करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस होता है और उसके दोनों एंड पे अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं, अलग अलग पोटेंशियल उसका होता है V1 और V2, और ये इसका रेजिस्टेंस यहाँ से निकल के आता है। तो इस चैप्टर का हमारा जो मेन टारगेट है कि आप रॉड हटाओ और रेजिस्टेंस लगाओ। तो जो काम हमारे इस चैप्टर में ये रॉड करके देगा वही काम, बस 10th वाला भी ध्यान रहेगा तो बात बन जाएगी। तो ये हमारा रेजिस्टेंस करके देता है। रॉड हटाओ रेजिस्टेंस लगाओ। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि भाई देख,
हमारे को रॉड से बेहतर फीलिंग रेजिस्टेंस के साथ आती है, क्योंकि रेजिस्टेंस हम 10th क्लास में भी पढ़ते हैं, थोड़ी बहुत मेरे ख्याल से 8th में भी बात होती होगी। तो इसीलिए हम रॉड को रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे तो काम करने में थोड़ी आसानी होगी। तो तुम बताओ, तुम 10th क्लास में, अगर बात करूँ 10th की, बाकी तो क्लास छोड़ दो, तुमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा होगा, ठीक है। तो कुछ टर्म्स जो हैं समझने का है, जैसे तुमने पढ़ा होगा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस था तो यहाँ पे कौन आएगा, टेम्परेचर डिफरेंस। वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस। अच्छा, तो वहाँ पे मान लो यही हाई है तो वहाँ लिखते थे इसको V1 माइनस V2। ज़रा सोचो, जो काम ये V1 माइनस V2 करेगा वो काम यहाँ पे करेगा T1 माइनस T2। एक बात तो ये समझ में आती है, लिखते चलिए कि जो काम वहाँ V1 माइनस V2 यहाँ T1 माइनस T2। बात बहुत सिंपल है। अच्छा समझो, वहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, चार्ज की। वहाँ पे चार्ज फ्लो करता है और यहाँ क्या रहेगा, वहाँ चार्ज की बात होती है। अच्छा समझो, वहाँ पे तुम एक टर्म पढ़ते होगे, वहाँ पे तुम देखो, जैसे तुम वहाँ चार्ज पढ़े तो एक टर्म पढ़ते होगे, चार्ज को क्या लिखते हो, Q से, तो dQ अपॉन dt लिखते हो ना। और ये dQ अपॉन dt क्या बन जाता है, करंट। जिस करंट को वहाँ I से लिखते हो, यहाँ पे बनता है d कैपिटल Q अपॉन dt, और ये भी करंट बनता है। तो इसको कुछ लोग या तो ITH लिखते हैं, थर्मल करंट, कुछ लोग इसको H लिख देते हैं, कुछ लोग इसको स्मॉल में ITH लिखते हैं। और अब आपको जो अच्छा लगे आप इसमें से लिख सकते हैं। मतलब तुम समझो, वहाँ पे काम करता था चार्ज और यहाँ पे काम कौन करेगा, हीट। यही चीज़ यहाँ पे समझ में आनी चाहिए कि जो काम वहाँ चार्ज करता था वो काम यहाँ पे हीट करेगा, जो काम चार्ज करता था वो काम हीट करेगा। बात अच्छे से समझिए, ठीक है। अब चलो अगला, 2 हो गए, तीसरे पे आओ। तुमने 10th क्लास में एक फार्मूला सुना होगा, सुना है, देखो इसको, R इक्वल्स टू रो L बाई ए। सुना है। रो को 1 अपॉन सिग्मा भी बोलते हैं, तो इसको तुम बोल सकते हो L अपॉन सिग्मा ए। रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी और सिग्मा इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। अच्छा, तो ज़रा सोचो, यहाँ पे R यहाँ पे भी होगा, ये R एक्चुअली में थर्मल रेजिस्टेंस होगा। वहाँ पे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला था, यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखना L तो ठीक है, और ये आएगा, इस सिग्मा के जगह पे क्या लिख रहा हूँ, K, और ये आया A। अब सिग्मा का नाम लिख दो, सिग्मा का नाम क्या लिखोगे, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वहाँ लिख दीजिए। और इसके बाद से इस K का नाम लिख दो थर्मल कंडक्टिविटी, खुद से लिख दो। K इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी एंड सिग्मा इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हो गया। अब सुनिएगा, मेन बात पे अब आ रहा हूँ। हम बचपन से एक फार्मूला सीखते आए हैं, V इक्वल्स टू IR, लेकिन सही बात तो ये है कि यह अधूरा है। सही में तो ये V होता ही नहीं है, ये डेल्टा V होता है, डेल्टा V इक्वल्स टू IR। अब यहाँ से मेरे से कोई I पूछेगा तो मैं बोलूँगा V1 माइनस V2 अपॉन R। सोचो, डेल्टा V अपॉन R है, V1 माइनस V2 अपॉन R, ठीक है। अब ज़रा सोचो, यहाँ पे I कैसे निकालूंगा, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ T1 माइनस T2 अपॉन R, लिख सकता हूँ। और अभी हमने यहाँ पे ये सीखा है कि R इक्वल्स टू होता है L अपॉन KA, इसको यहाँ चिपकाओ। अच्छा, ये कौन सा करंट है, ये थर्मल करंट है, जिसको कुछ लोग H से भी लिखते हैं।
तो बताओ यहाँ से आई थर्मल जो बनेगा T1 माइनस T2 अपॉन L अपॉन KA बनेगा। अब जैसे ही इसको थोड़ा सा इसको चेंज करो स्टाइल इसका, तो यहाँ पे आई थर्मल आएगा, ये KA ऊपर चला गया, KA T1 माइनस T2 अपॉन L, L कैपिटल लिख दें क्या, कैपिटल माना था तो L लिख दो। आई थर्मल का फार्मूला KA T1 माइनस T2 अपॉन L, ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। सही है। अब देखो एक बात बताता हूँ, अब तुमको एक बात बताता हूँ। यहाँ से हमसे वो पूछ देते हैं कि ये जो K लिखा गया है इसकी यूनिट क्या होगी। तो एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द यूनिट ऑफ K, स्टार लगाइएगा क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है। याद चाहे तुम कितना भी कर लो, भरोसा रखो याद ही नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा, आप कुछ भी कर लीजिए, इसीलिए निकालने आना चाहिए। तो आप 30 सेकेंड ट्राई कीजिए, K की यूनिट निकालनी है, यहाँ से K की यूनिट निकालनी है, ट्राई कीजिए। क्या बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो। आइए करते हैं। आई को तुम क्या लिख सकते हो, dq अपॉन dt, बोलो। अरे कुछ ऐसा निकाले ना जिसको सुन के भी अच्छा लगे, है ना। अब इन्वर्स, ओम इन्वर्स, ये इन्वर्स, उसका इन्वर्स, अरे एक बढ़िया यूनिट लेके आता हूँ मैं तुमसे बढ़िया। अब देखो dq बाई dt, k की यूनिट अपने को चाहिए, बताना a को क्या लिखूँ, मीटर स्क्वायर। अब तुमको हिंट लगा के थोड़ा, a को लिखो मीटर स्क्वायर और डेल्टा t है, ये डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम l को किस में रखोगे, मीटर में। अब करके देखो कितना बढ़िया यूनिट आ रहा है। वाट भी तो आएगा रे, कर तो सही, वाट भी आएगा, करो। गर्दन नीचे करके करो ना, ऊपर करके, फटाफट करो जल्दी। आया, डिग्री सेल्सियस है। अच्छा ये ऐसा यूनिट में रखो तो केल्विन, चल केल्विन, और नीचे इससे ये काट दूं। अब देखना dq बाई dt है, q की यूनिट क्या होती है, जूल, नीचे क्या लिखा हुआ है, सेकेंड, ये क्या बन जाएगा, वाट इक्वल्स टू, वाट इक्वल्स टू। अब समझिएगा, k तो ठीक था, उसके बाद से ये आ गया m, सही है, और उसके बाद आ गया ये केल्विन। तो K की यूनिट वाट अपॉन मीटर केल्विन, K की यूनिट वाट अपॉन मीटर केल्विन। इस पे सवाल है और खूब सारे हैं, अब तुमको ये याद नहीं रहेगा भाई, तो इसको आपको करने आना चाहिए। आसान है करना, एग्ज़ाम में तुरंत से कर लीजिएगा। ये इसकी कहानी है। अब थोड़े से काम की बात है, फार्मूला कॉपी जब इसमें अपडेट करोगे तो आप ध्यान से रखना, आपके लिए फार्मूले जो हैं वो ध्यान में होने चाहिए। एक सवाल कराता हूँ, फिर आपको आगे की तरफ अगली क्लास में लेके जाऊँगा। एक सवाल लिखो, हाउ टू फाइंड टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन। ये बहुत फेमस प्रोफाइल है इसका, इसी पे बात होती है। आपका टारगेट है हाउ टू फाइंड टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन, टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन।
टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन। ठीक है, अब देखो क्या क्या याद होना चाहिए। सबसे पहले याद होना चाहिए R इक्वल्स टू यहाँ पर क्या होगा, L अपॉन के ए, ये पता होना चाहिए। उसके बाद पता होना चाहिए यहाँ जो I आएगा वो क्या आता है ना, T1 माइनस T2 या फिर डेल्टा T और T1 माइनस T2 अपॉन R। अब यहाँ से R के जगह पे L अपॉन के ऊपर कर देता हूँ, तो ये रहा के ए, T1 माइनस T2, ये आया तुम्हारा L। इतना तो पता होना चाहिए, सही है। अब आओ क्वेश्चन बताता हूँ, लिखो कंसीडर अ रॉड with one end at 100 degrees Celsius and other end at 0 degree Celsius. As shown in figure. अब कैसे रॉड है समझ लीजिएगा, हो सकता है दो रॉड ज्वाइन भी किया हो। अब कैसे है वो समझना, ये इस तरीके का रॉड है, इससे यहाँ की लंबाई और यहाँ से यहाँ की लंबाई दे रखी है। एक बोला मैंने 100 डिग्री सेल्सियस और दूसरा बोला मैंने 0 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो है यही है जंक्शन, यही जंक्शन है, इसका टेम्परेचर चाहिए। तो तुमको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, कोई तुमको के बता दे और कोई तुमको लेंथ बता दे। तो के की वैल्यू दोनों के लिए लिखिए, यहाँ वाले पोर्शन का k है, इसका 2k है, लेंथ इसका 2k है और इसका लेंथ इसका 2l है और इसका 3l है। अब सवाल पूरा हुआ, अब आप करिए। मैंने तो बस आपको दिया है पुराने नॉलेज के आधार पे कि आपको अगर देख के कुछ समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको तरीका बताऊंगा। आपने वो तरीका लगाया नहीं लगाया अभी देखते हैं। सुनो मेरी बात, रहने दो भैया, गर्दन ऊपर पेन नीचे। सुनो बात, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, हमारा टारगेट है रॉड हटाओ और रॉड के जगह पे क्या लगाओ, रेजिस्टेंस, जो तुमने लगाया ही नहीं और अपने आप को मन में चला रहे हो तो गए काम से। रॉड हटाओ, रेजिस्टेंस लगाओ, पहला नियम। अब पेन नहीं चलाना है, अब इधर देखो, रॉड हटाया, रेजिस्टेंस लगाया, तो ये रेजिस्टेंस क्या होगा, R1। ये तुम्हारा जंक्शन है जिसका टेम्परेचर हमने T माना। यहाँ का टेम्परेचर क्वेश्चन ने कहा था 100 डिग्री सेल्सियस। अब अगला रेजिस्टेंस यहाँ लगेगा और ये रेजिस्टेंस मान लीजिए हमने नाम दे दिया R2 और ये टेम्परेचर इसने कहा था 0 डिग्री सेल्सियस। पहला काम तो तुमको ये करना पड़ेगा, सही है बात। हाई 100 हाई 0 लो, तो हीट का फ्लो ऐसे होगा, हीट का फ्लो ऐसे होगा भाई। वहाँ काम हीट करता है, यहाँ काम क्या करता है, करंट।
तो यहाँ पे इसके थ्रू करंट कितना जाएगा, माना I1, और इसके थ्रू करंट कितना जाएगा, माना I2, उसी डायरेक्शन में जाएगा। अब सुनो अगली बात, ये दोनों किस में है, सीरीज में है, तो करंट इक्वल होगा। फिर से बोल रहा हूँ, दोनों सीरीज में है, करंट इक्वल होगा। ये लिखते ही क्वेश्चन बन गया, I1 इक्वल्स टू I2। सुनो मेरी बात, यहाँ पे I लिखने का तरीका, हाई में से लो घटा लो। सुनो मैं लिख रहा हूँ, देखना, गर्दन ऊपर, 100 में से देखो I1 मतलब इसकी बारी है, तो 100 में से T घटाऊंगा और नीचे क्या लिखूंगा, R1 इक्वल्स टू, अब T में से 0 घटाऊंगा, T में से 0, क्यों का मतलब समझ में आया, क्यों घटाया, और नीचे लिखूंगा R2। बस इतना लिखते ही खेल ख़त्म है। क्यों, क्योंकि तुम जीनियस हो, तुम जानते हो कि यार R1 लिखने के लिए बोलोगे तो L अपॉन K लिखने आता है मुझे, लेकिन R1 के लिए L नहीं है, क्या है, 2L, और K और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन में गिवन था, A है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म है, सेम ऊंचाई का रॉड, अलग होता तो भी लिख देते। अच्छा बताओ, अब बताओ R2 कितना आया, R2 आएगा L नहीं 3L, और K नहीं 2K, और इंटू A। R1 R2 भी पता है, अब बस R1 R2 रखो, अब रखो, अब रखो। मैं मिटाने के मूड में नहीं हूँ, इसलिए आप खुद रखिए R1 और R2 की वैल्यू। R1 रखिए इतना, R2 रखिए इतना। बताइए R1 R2 की वैल्यू रखने के बाद T की वैल्यू कितनी आई है, हाँ जोर से बोलो भाई, 300/7। अब R1 R2 रखते ही T की वैल्यू आती है 300/7। कोई कैलकुलेशन करवाना चाहता है तो बोलो भैया, चाहते हो, बात समझ में आ रही है, चल क्या रहा है। यू हैव टू कीप द वैल्यू, बिल्कुल सेम पैटर्न। मैंने रॉड हटाया, रेजिस्टेंस डाला, वैल्यू डाली, सॉल्व किया, कितना क्रिस्टल क्लियर बात है। सीरीज में था I1 बराबर I2, यहाँ पे I मतलब T1 माइनस T2 अपॉन R। हाँ, हाई में से लो ही तो घटाएंगे, और उधर जाना है तो 100 में से T घटाया, उधर जाना है तो T ज़्यादा होगा उसके रिस्पेक्ट में से, T में से 0 अपॉन, ये खेल खत्म। तुम लोग कैसे कर रहे थे, ठीक है, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, आसान सवाल है, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 सवाल होमवर्क में दे दूं, 2 सवाल होमवर्क में देता हूं, मिटाऊं क्या इसको, एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक रॉड है, इस स्टाइल में रखा है, डाटा देना ज़रूरी है, सबका आंसर आना चाहिए, सही से लिखिएगा। तो भाई इस जंक्शन का नाम है T1, इस जंक्शन का नाम है T2, ये रखा गया है 100 डिग्री सेल्सियस पे, पड़ोस वाले को रखा गया 20 डिग्री सेल्सियस पे। अच्छा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो लंबाई ली गई है यहाँ से यहाँ की, वो है L, ये जो लंबाई ली गई है वो है 2L, और ये जो लंबाई ली गई है ये फिर से L ही है। इसका K, इसका 2K और इसका 3K, तुमको T1 और T2 चाहिए। एक तो क्वेश्चन ये है, एक तो क्वेश्चन ये है, ठीक है, बना लिया, मिटाऊं। देखो अगला क्वेश्चन, होमवर्क का अगला सवाल, बड़ा फेमस है, आपने खूब देखा होगा। इस तरीके से रॉड को जोड़ा रहता है, इस तरीके से रॉड को जोड़ा रहता है। देखिए कह रहा है ये यूनिफॉर्म है सारा, 100 डिग्री सेल्सियस
ये भी 100 डिग्री सेल्सियस और ये 0 डिग्री सेल्सियस। ये रहा इसका जंक्शन। तीनों रॉड आइडेंटिकल हैं, लग नहीं रहा लेकिन हैं। आपसे पूछा है टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा, ये सवाल है। तो 2 क्वेश्चन आप होमवर्क में करें। क्या करोगे, रॉड हटाओ, रेजिस्टेंस से रिप्लेस करो, और ये जंक्शन है तो यहाँ किरचॉफ्स का नियम लगेगा। किरचॉफ्स का नियम अगर ध्यान में हो तो जितना करंट आता है उतना ही करंट जाता है। 10th क्लास में पढ़ते हैं ना। जो करंट आएगा जंक्शन पे, मान लो यहाँ से आया, तो यहाँ से आने के बाद इसके 2 पार्ट में बटेगा, आया गया, जितना आएगा उतना जाएगा। इसको मैं थोड़ा सिखाऊंगा। अच्छा, पहले वाला जो सवाल करोगे तो उसमें देखना 2 जगह पूछा है, तो बाद में तुमको एक क्वेश्चन मिलेंगे I1 बराबर I2 बराबर I3 करोगे। देखो 3 रॉड हैं तो I1 की वैल्यू आएगी, I2 की वैल्यू आएगी, I3 की वैल्यू आएगी, 3 इक्वेशन मिलेंगे। तो पेयर बनाना, पहले दूसरे को सॉल्व करना, फिर दूसरे तीसरे को सॉल्व करना, तब जाके बात बनेगी। कैलकुलेशन थोड़ा मैथ्स वाला अच्छा है इससे पहले वाले, ठीक है। तो बस आप इसको इतना तैयार कर लीजिए। आज बस इतना ही।